हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो पॉलिटी का घटना चक्र है उसकी पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे और यह क्लास आने वाले आरओआर, यूपीएससी, राज्य पीएससी एवं ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना टाइम देरी करते हुए हम इसे देखते हैं। पहले हम एक एक घंटे या डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास में आएंगे, उसके बाद मैं इनका एक कंपाइलेशन कर दूंगा और एक मैराथन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे जब भी आपका एग्जाम हो उस समय आप बार बार रिवीजन कर सकें और लगभग किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र से देखने मिलते हैं। तो जो घटना चक्र है उसमें जो कुल टॉपिक है वो 42 है और हम इन्हें बनवाई देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि जो पीवाईक्यू है उनको दिया गया है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो दो चरणों में देखने को मिलता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो ब्रिटिश शासन अधिनियम पारित किए गए थे, उनमें जो अधिनियम थे वो 1773 से लेके 1853 तक जो अधिनियम आए थे, उन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन नीति अपनाई गई थी उसके तहत देखेंगे। दूसरा, जो 1858 के बाद जो प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जाता है ब्रिटिश ताज के द्वारा, उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक जितने भी जो अधिनियम आए उन्हें हम बनवाई बन करके देखेंगे। दोस्तों, आप के लिए बस एक सुझाव है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करें। मेरा मानना है कि जो वीडियो आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होगी। मैं आराम आराम से इसे पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि मुझे जल्दी देखना है तो आप 2 की स्पीड लगा के 2x की स्पीड लगा के देख सकते हैं, जिससे आप जब 2x में देखेंगे तब भी आपको धीरे धीरे लगेगी। क्योंकि जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उसे लगता है कि आराम से पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम कंपनी शासन हेतु जो पारित अधिनियम थी उन्हें देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल तो 4। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको 2 बार रिपीट करा दूंगा, जिससे क्या है कि जो जब आपको शब्द
एक बार में क्या है कि अच्छी तरीके से आज नहीं होगा, तो दो बार, तो हम इसको दो बार रिपीट करेंगे। 12वीं काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। तो ब्रिटिश संसद के 1773 के, एक सेकेंड हम हटा देते हैं, फिर एक बार और दोबारा देखेंगे। तो बार बार देखने का पर्पज ये है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की एक सेकंड स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया है। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने एवं लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के लिए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए
तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चलिए एक बार और देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामला तथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को नष्ट करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्राप्त किए। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर
गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मेघालय को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चलिए, तो अब हम बनवाई बन करके पीवाई की देखते हैं। और मेरा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपकी लक्ष्य प्राप्ति में अधिक मूल्यवान होगा। और आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और यह आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आप जरूर शेयर करें। मैं बता दूं कि मेरा नाम कैलाश चंद धाकड़ है और मैंने भी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है। मैंने 8 बार इसको क्वालिफाई किया है और मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। मेरा जो जेआरएफ का सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस ही है। मेरे जो नंबर थे वो 232 थे, जो कि एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। इसके अलावा मैंने यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी के मेंस एग्जाम भी अभी किए हैं। साथ ही मैं ने मध्य प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम उसका इंटरव्यू भी दिया है और उसका रिजल्ट अभी वेटेड में है। तो आइए हम मिलकर एक ऑफलाइन की तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मैं हर एक चीज को 2 बार रिपीटेशन करूंगा, जिससे आपको द्वारा मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में ही सारी चीज आपके माइंड में स्थायी हो जाए। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो उसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक बार और देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो उसका जो आंसर है पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर व्याख्या देखें तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो एक बार और 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला जो क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो जी रॉन्ग है और ये सही है। तो हमने देखा था कि एलिजा एम्पे अभी थे। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है, लेमिस्टर नहीं थे, एलिजा एम्पे थे। चलिए
यह क्वेश्चन आर में आगे आने वाले आर में भी रिपीट हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन 3 है वो सही जोड़ी की बात करता है। तो सबसे पहले जो नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है वो 1784 के अधिनियम से हुई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की, सॉरी, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी देखा हमने, नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी। और जो तीसरा है तो वह इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत दी गई थी। इसके तहत ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई थी। और जो चौथा है वो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और यह चार्टर्ड एक्ट 1833 के माध्यम से कही गई थी। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, यानी पहले का दूसरा, नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च सॉरी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो चार्टर्ड अधिनियम 1813। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, हम आराम से क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं कम ही देखेंगे लेकिन अच्छी तरीके से देखेंगे। तो जो चौथा है वो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और यह चार्टर्ड अधिनियम 1833, सीधा पूछ सकता है इसे। और इसकी व्याख्या देखें तो नियामक अधिनियम यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो पिट्स का जो भारतीय अधिनियम 1784 था, उसके तहत नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और जो चार्टर्ड अधिनियम 1813 था, उसके द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तथा जो चार्टर्ड अधिनियम 1833 था, वो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि यह पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन कराती फिर सीधा फायर रेवड़ फायर, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और दोबारा रिपीटेशन के साथ देखा जाएगा। तो जो नियामक अधिनियम था यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। दूसरा जो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 था, उसके तहत नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और जो चार्टर्ड अधिनियम 1813 था, उसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तथा जो चार्टर्ड अधिनियम 1833 था, उसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मैं आपको जो पढ़ाने का तरीका वो स्लो रहेगा, क्योंकि जो मुझे समस्या आई मैंने यूट्यूब पे हर एक वीडियो को लगभग देखा है जो पॉलिटी से संबंधित है, और उसमें जो मुझे मुख्य समस्या लगी वह यह थी कि सीधे लोग पढ़ाते जा रहे हैं, सीधा रैपिड फायर 2 की स्पीड में। अरे भाई, अगर किसी एग्जाम को समझना है या किसी क्वेश्चन को समझना है तो वो आराम से होना चाहिए। और यही कारण है कि पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम कुछ पढ़े नहीं है। मेरे साथ भी होता है, कई बार हुआ है। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसी से या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिकन इंटेंशन 1823 इंस्ट्रक्शन, तीसरा प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद। तो ये तीनों ही ऐसे थे
जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, 1, 2 और 3। तो निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो सबसे पहला जो कथन है वो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जो दूसरा है वो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा जो प्राच्यवाद और आंग्ल विद विभाग। तो तीनों ही ऐसी थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने यानी ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 कार्यकाल था इनका के शासन में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल इंग्लिश शिक्षा के समर्थकों के जो नेता वो ट्रेबिलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों में नेतृत्व करता थे। तो एक बार और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने यानी ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल इंग्लिस्टिक शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वो ट्रेबिलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य यानी ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात की जाए तो यह कहता है कि किस अधिनियम की, तो चलिए वो थोड़े बीच में भैया आ गई थी तो हमने पॉज कर दिया था। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो जिसका जो आंसर है ए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। एक बार और देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। अच्छा मैं एक और बात और आपको बता दूं, यह वीडियो जो हमारा ऑफिशियल चैनल है रामप्रसाद आईएएस, उसमें तो आपको मिलेगी ही। रामप्रसाद आईएएस का ही एक और चैनल है पॉलिटिकल पाथवे, जहां पे
पॉलिटी से संबंधित जितने भी एग्जाम, वनडे से लेके यूपीएससी तक, जहां भी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस आता है, उससे संबंधित सारी वीडियो आपको वहां देखने को मिलेगी। और अगर आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, तो आप रामप्रसाद आईएएस पर देख सकते हैं। तो अगर इसकी जो व्याख्या देखी जाए तो वह 1813 की चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 की चार्टर्ड अधिनियम द्वारा 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी की समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो 1813 की चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। सॉरी। जबकि जो 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था, उसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो कह रहा है कि जो चार्टर्ड एक्ट 1813 आया था, उसके तहत जो निम्नलिखित कथन दिए गए, उसमें कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो इस सही है। अभी देखा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। तो ये सही है। भारत का राज्य ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ये गलत है। तो उपरोक्त में से निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। तो इसका पहला ए और 2। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा का भारत का राज्य ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये गलत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो कथन केवल 1 और 2 आराम से। अगर व्याख्या देखी जाए इसकी, तो चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाना पुस्तक समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि वह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। कौन सा 1858 का जो एक्ट था, उसके तहत जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था।
तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। एक बार चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाना समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही, परंतु कथन 3 सही नहीं, क्योंकि जो भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाए गए। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद कब बना तो पूछ सकता है वो तो 1858, तथा विशेषकर भारत राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह कौन सा था? चार्टर्ड एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। अगर इसकी व्याख्या देखें तो चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे जो महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। कौन सी थी? 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशर प्रजा को अपनी धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलनों 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। एक बार और देखते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशी प्रजा को अपनी धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलनों में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ध्यान रख लेना, धारा 87 कौन सी? 87 कौन सी? 1833। चलिए इसके बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीश जो भारत अधिनियम थे उन्हें देखेंगे। तो ब्रिटिश ताज के जो शासनाधीश अधिनियम थे सब सही है। ब्रिटिश ताज के शासनाधीश भारत अधिनियम, अगर इसका नोट्स देखें तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण
नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। एक सेकंड। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बैठक पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बैठे लोक हित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं छाप पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल
का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे यहीं पर रखते हैं। थोड़ा जुकाम की वजह से खांसी ज्यादा हो रही है और नेक्स्ट सेशन हम जल्द ही लेके आएंगे। तो हमसे जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों का रामप्रसाद आईएएस हार्दिक स्वागत करता है। आप अपनी तैयारी की दिशा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम वही रामप्रसाद आईएएस के नाम से, और अगर पॉलिटिकल पाथवे पे जाना है तो आप पॉलिटिकल पाथवे के नाम से आपको मिल जाएगा। रामप्रसाद आईएएस का लोगो लगा होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। देखो, अच्छा कंटेंट अगर कोई प्रदान कर रहा है तो मुझे लगता है शेयर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप ये पूरी यूट्यूब पर उठाकर देख लीजिए, किसी ने कोई छोड़ देता है, कोई किसी बात को छोड़ देता है, पूरा नहीं पढ़ाता है। हम सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन एक एक अक्षर को पूरी तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जो समस्याएं मैंने फेस की थी वो मैं आप किसी को नहीं करने दूंगा। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।